तो कहानी की शुरुआत में डैक्ची अपने ग्रैंडपा के फ्यूनरल में जाता है। वहाँ उसकी नज़र 6 साल की एक छोटी सी प्यारी सी लड़की पे पड़ती है। डैक्ची उसके बारे में जब अपनी मॉम से पूछता है तो पता चलता है कि उस लड़की का नाम रिन है, जो कि उसके ग्रैंडपा की नाजायज औलाद है। इस नाते रिन उसकी मॉम की सिस्टर लगी और डैक्ची की आंटी। ये सोचकर ही डैक्ची को बड़ा अजीब लग रहा था। तब उसकी मॉम उसे इस बारे में ज्यादा सोचने से मना करती है। तभी वहाँ डैक्ची की सिस्टर कजूमी भी आती है। और जब ग्रैंडपा के पुराने दोस्त डैक्ची को देखते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल अपने ग्रैंडपा की तरह लगता था। सभी फ्यूनरल पे ध्यान दे रहे थे, मगर डैक्ची का ध्यान रिन पे था। उससे लग रहा था कि इस बच्ची को पता भी नहीं है कि इसने अपने डैड को खो दिया। वो तो आराम से इधर उधर भाग के खेल रही थी। ग्रैंडपा के फ्यूनरल के टाइम जब सभी उन्हें फ्लावर ऑफर करते हैं तो छोटी सी रिन भागकर पास से ग्रैंडपा की फेवरेट ब्लूबेल्स के फ्लावर तोड़कर ले आती है और उसे अपने डैड को पकड़ाने की कोशिश करती है, मगर वो तो मर चुके थे। उनकी लाश काफी हार्ड हो गई थी, इसलिए लास्ट में वो बस उनके हाथ के पास रख कर सैड हो जाती है। फ्यूनरल के बाद लोग ग्रैंडपा के कैरेक्टर के बारे में बात करने लगते हैं कि बताओ भला ये कोई उम्र होती है बाप बनने की। उन्होंने तो बच्ची को जन्म दे दिया और खुद परलोक सुधार गए। अब इस बच्ची की जिम्मेदारी कौन लेगा? हमें तो उसकी मॉम के बारे में भी कुछ नहीं पता है। तब ग्रैंडपा के फैमिली मेंबर एक एक करके अपनी परेशानियां बताने लगते हैं कि अरे मुझे तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इसलिए मैं रिन को अपने पास नहीं रख सकता। तब डैक्ची अपनी मॉम से कहता है कि आप तो इसे रख सकती है, मगर वो साफ मना कर देती है कि मेरे पास फ्री टाइम नहीं है। वैसे भी एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने में बहुत मेहनत लगता है, साथ ही बहुत सारी सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती है। मैंने ऑलरेडी 2 बच्चे बड़े कर लिए हैं। अब मैं अपनी बची हुई जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। सारी बातें सुनने के बाद डैक्ची रिन के पास जाकर पूछता है कि बेटा, मेरे साथ मेरे घर पे रहना पसंद करोगी? तो वो अपनी छोटी से हाथ से उसका सूट पकड़कर अपनी सहमति देती है। और ये देखकर डैक्ची की मॉम और सिस्टर हैरान हो जाते हैं। अगली सुबह डैक्ची को रिन ये कहते हुए उठाती है कि अंकल, मुझे भूख लगी है। डैक्ची बैचलर था, उसे सारी चीजें प्रोसेस करने में थोड़ा वक्त लगता है। फिर वो जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाकर उसे खिलाता है। कल तो उसने इमोशनल होकर रिन की जिम्मेदारी लेने की बात कर दी थी, पर आज ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। खैर, ब्रेकफास्ट करने के बाद भी रिन को और भूख लगी थी। सभी खत्म हो चुका था, सिर्फ राइस बचा हुआ था, इसीलिए डैक्ची उसे बची हुई राइस दे रहा था। तब रिन अपनी छोटी छोटी हाथों से छोटे छोटे राइस बॉल बनाती है। कुछ को वो अपने प्लेट में रखती है और कुछ डैक्ची को देती है, जिससे डैक्ची को हंसी आ जाती है। फिर दोनों राइस बॉल्स खाते हुए एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। रिन के डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि रिन की मॉम का नाम योसी है। रिन के पास एक दो ही कपड़े थे, इसलिए वो उसके लिए शॉपिंग करने जाती है। जहाँ सारी लेडीज घूम घूम के उसे देखती है कि अरे एक लड़का फीमेल किड्स सेक्शन में क्या कर रहा है। वो किसी तरह रिन को शॉपिंग करवाती है। फिर रिन उससे कहती है कि मुझे नर्सरी स्कूल स्टार्ट करना है, जिसके लिए उसके और भी कई सारे चीजों की जरूरत होगी। इसलिए अब डैक्ची टॉय शॉप के बाहर सर पे हाथ रख के बैठ जाता है और रिन आराम से अपनी पसंद की चीजें खरीद लेती है। तब डैक्ची अपनी सिस्टर काजुमी को कॉल करके पूछता है कि मैं इसका एडमिशन नर्सरी स्कूल में कैसे करवाऊं। मुझे तो नर्सरी स्कूल और किंडरगार्टन के बीच का डिफरेंस भी नहीं पता। साथ ही अब डैक्ची को ख्याल आने लगता है कि क्या होगा अगर कल को मुझे कोई लड़की पसंद आ गई। हम दोनों ने शादी का फैसला किया, पर वो रिन की मॉम बनने को तैयार ना हो और मुझे छोड़कर चली जाए। आगे डैक्ची रिन की एडमिशन एक नर्सरी स्कूल में करवा देता है, पर स्कूल डैक्ची के घर और उसकी ऑफिस दोनों से काफी दूर थी।
दरअसल डैक्ची ने इस स्कूल को इसलिए चुना था क्योंकि यहाँ बच्चों को दिन भर रखा जाता था, जिससे डैक्ची अपने काम पे ध्यान दे सकता था। वो भागते भागते किसी तरह रिन को टाइम पे स्कूल पहुंचा देता है। पर आज रिन का स्कूलिंग का पहला दिन था। डैक्ची को जाते देख वो उदास हो जाती है। तब वो उसे पिंकी प्रॉमिस करवाता है कि मैं तुम्हें रात में लेने वापस आऊंगा। फिर वो भागते हुए किसी तरह ऑफिस पहुंचता है, पर वो लेट हो चुका था, इसलिए उसे ऑफिस में अपने सीनियर को सॉरी बोलना पड़ता है। फिर बिना रिलैक्स किए हुए उसे अपना काम स्टार्ट करना पड़ता है। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद उसे भागकर जल्दी से रिन को लाने भी जाना पड़ता है, पर उसे जाने में लेट हो जाती है। सारे बच्चों के पेरेंट्स उन्हें लेकर जा चुके थे। बेचारी डैक्ची अकेली बैठी हुई थी। अब खाना वाना बनाने का टाइम तो था नहीं, इसलिए रिन डैक्ची को मॉल ले जाता है और वहां थोड़ी शॉपिंग कराने के बाद डिनर करवाता है। इसके बाद दोनों घर पे आकर सोते हैं और अगले दिन ये साइकिल फिर से रिपीट होता है। डैक्ची भले ही काम में बिजी होता था, पर उसका ध्यान फिर भी रिन पे ही होता था कि पता नहीं रिन इस वक्त क्या कर रही होगी, उसने लंच किया होगा या नहीं, उसे कोई परेशानी तो नहीं हो रही होगी। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, रिन को दौड़ भाग के टाइम पे स्कूल पहुंचाओ, फिर अपने ऑफिस जाने में लेट हो जाओ, वहां बॉस से डांट सुनो, फिर दिन भर काम करो और शाम में वापस रिन को भागते हुए लेने जाओ क्योंकि स्कूल बंद हो चुका होता है। फिर रात में कुकिंग करो, खाओ पियो और सो जाओ। और अगले दिन फिर से यही सब, जिससे डैक्ची और रिन दोनों बुरी तरह से थक जाते हैं। अब डैक्ची को रियलाइज हो रहा था कि उसकी मॉम ने उसे कितनी मुश्किलों से पाला होगा। वो इस परेशानी के बारे में अपने बॉस से बात करता है, जो सीधा जवाब देते हैं कि अगर किसी को बेबी होने वाला होता है तो वो लेडी काम से रिजाइन कर देती है, इसलिए हमारी कंपनी में चाइल्ड केयर के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। तब डैक्ची को भी ये काम छोड़ना पड़ता है, जिसके बाद वो एक पास की फैक्ट्री में लेबर का काम स्टार्ट कर देता है। अगली सुबह जब अलार्म 6 बजे बजती है तो डैक्ची जागकर देखता है कि उसका बिस्तर गीला है। वो फटाक से कूद के चेक करता है, पर जल्दी वो समझ जाता है कि बिस्तर उसने नहीं बल्कि रिन ने गीला किया है, इसलिए वो धूप में बिस्तर को डाल देता है। अगली रात उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि रिन कपड़े बदल रही है क्योंकि उसने फिर से बिस्तर गीला कर दिया। वो बड़े ही प्यार से उससे कहता है कि अगर तुम्हें टॉयलेट जाना हो तो तुम मुझे जगा सकती हो। फिर अगले दिन वो अपने वर्क प्लेस पे एक लड़की से इस बारे में डिस्कस करते हुए कहता है कि पहले तो रिन बिस्तर गीला नहीं करती थी, पर पता नहीं क्यों आजकल वो डेली बिस्तर गीला कर दे रही है। तब वो लड़की बताती है कि मेरा बेबी तो सिर्फ 2 साल का है, वो अभी भी डायपर पहनता है, इसलिए डैक्ची रात में सोने से पहले रिन को वॉशरूम यूज करने को कहता है ताकि रात में बिस्तर गीला करने के चांसेस कम हो जाए। तब अचानक से रिन पूछती है कि आप भी मर तो नहीं जाओगे। तब डैक्ची उसकी परेशानी समझते हुए उसे एश्योर करता है कि मैं इतनी जल्दी तो नहीं मरने वाला। फिर वो रिन को इन सब बातों की फिक्र करने से मना करता है और उसे अपने डैड के बारे में कुछ बताने को कहता है। तब वो उनकी एक्टिंग करके दिखाने लगती है, जिससे डैक्ची को बहुत हंसी आती है। फिर अचानक रिन पूछ बैठती है कि डैड कहाँ है, तो वो कहता है कि ग्रेव में और हमारे दिल में, जब तक तुम उन्हें याद करोगी वो तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे। इसके बाद वो सोने के लिए लाइट ऑफ कर देता है। तब रिन बताती है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। अब उसके डर को दूर करने के लिए डैक्ची स्टार वाले लाइट सीलिंग में जला देता है। अगले दिन रिन अपने डैड और डैक्ची की ड्राइंग बनाती है। जब डैक्ची उसे स्कूल से लेने जाता है तो उसकी मुलाकात कोकी नाम की एक लेडी से होती है, जिसका बेटा रिन का दोस्त बन चुका था। कोकी को पहले नजर में देखते ही डैक्ची को ऐसा लगता है जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड और वाइफ बन सकती है। कोकी रिन से पहली बार मिल रही थी, पर उसके बेटे ने उन्हें रिन के बारे में बताया था, इसलिए कोकी रिन से हाथ मिलाते हुए कहती है
कि तुम मेरे बेटे की पहली दोस्त हो, इसलिए तुम बेहद खास हो। तभी उसे लगता है कि रिन को फीवर है। वो ये बात डैक्ची को बताती है और डैक्ची उसे गोद में लेकर भागते हुए डॉक्टर के पास जाने वाला था, मगर उसे पता ही नहीं था कि उसे किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तब कोकी उसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहां वो हमेशा बीमार पड़ने पे अपने बेटे को लेकर जाया करती थी। डॉक्टर से कुछ मेडिसिन लेने के बाद डैक्ची और कोकी दोनों अपने अपने बच्चों को कंधों पे लेकर चलने लगते हैं और रास्ते में बात करते हुए जाते हैं। घर आने के बाद डैक्ची रिन के सर पे पानी की पट्टियां चढ़ाता है। अगली सुबह कोकी अपने बेटे के साथ रिन का हालचाल पूछने आ जाती है। जब वो देखती है कि अभी भी रिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, तो वो उसकी केयर करने लगती है, जिसके लिए डैक्ची उसका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि डैक्ची को कोई आइडिया नहीं था कि तबीयत खराब होने में एक बच्चे की देखभाल कैसे करनी चाहिए। अब क्योंकि रिन की तबीयत खराब थी, इसलिए वो काम से छुट्टी लेकर पूरे दिन उसकी देखभाल करता है। अगली सुबह तक उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। वो डैक्ची के जागने से पहले ही जाग जाती है। ये देखकर डैक्ची राहत की सांस लेता है और निश्चिंत होकर काम पे जाता है। इसके बाद वो रिन को लेने उसके स्कूल जाता है, जहाँ कोकी भी अपने बेटे को लेने आती है। दोनों अपने बच्चों के साथ खेलते हैं और इस बहाने डैक्ची को कोकी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है। अगले दिन डैक्ची के अंकल कॉल करके उसे घर पे बुलाते हैं। वहाँ यूमिको नाम की एक लेडी आई हुई थी, जो कि एक ऑर्फनेज चलाती थी। वो डैक्ची से बात करती है और उसे सिंगल डैड बनने से आने वाली दिक्कतों के बारे में बताती है, मगर डैक्ची अपनी बात पे अड़ा रहता है कि मुझे रिन से कोई दिक्कत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी और प्यारी बच्ची है, मैं उसे किसी को नहीं दूंगा। घर आने के बाद रिन उससे कहती है कि मुझे रैबिट की तरह स्टाइल कर दीजिए। डैक्ची उसकी बात मानकर उसके हेयर्स बनाने लगता है। तभी दोनों बातें करते हैं और बातों ही बातों में डैक्ची को रिन से पता चलता है कि उसके डैड के घर पे एक योसी नाम की मेड थी, जो बहुत ही चिड़चिड़ी थी। वो रिन को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। तब जाकर डैक्ची को सारा माजरा समझ आता है कि ग्रैंडपा ने योसी नाम की मेड के साथ मिलकर रिन को जन्म दिया था। डैक्ची जब योसी के बारे में ऑनलाइन सर्च करता है, तो उसे पता चलता है कि वो एक मांगा ऑथर भी है। इसलिए वो ईमेल करके योसी को बताता है कि मैं तुम्हारी बेटी रिन का गार्डियन हूँ। तो वो तुरंत ही रिप्लाई कर देती है कि इसमें मैं क्या करूँ। अब डैक्ची को समझ नहीं आता कि इस पागल औरत को मैं क्या जवाब दूँ। फिर वो कहता है कि देखो, मैं तुम्हें रिन को लौटा नहीं रहा हूँ, पर मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। वो अपना नंबर सेंड करता है और योसी तुरंत ही कॉल कर देती है। रिन सो रही थी। फोन की रिंग से उसका भी नींद न खुल जाए, इसलिए डैक्ची जल्दी से कॉल रिसीव करता है और इसके बाद दोनों मिलने के लिए एक जगह डिसाइड करते हैं। अगले दिन वो रिन को अपने पेरेंट्स के पास छोड़कर खुद योसी से मिलने जाता है और देखता है कि योसी उसकी एज की ही एक लड़की है, जो कि रिन को दिल से अपनी बेटी नहीं मानती। दरअसल जब वो इस शहर में नई नई आई थी, तो उसके पास काम नहीं था, इसलिए उसने कुछ दिनों तक ग्रैंडपा के घर पे मेड का काम किया था। वहीं वो गलती से प्रेग्नेंट हो गई। जब तक उसे पता चला तब तक काफी लेट हो चुके थे, इसलिए ग्रैंडपा के कहने पे उसने रिन को जन्म दे तो दिया, पर वो एक मॉम की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। फिर उसे काम मिल गया और वो ग्रैंडपा के घर से चली गई। अब तक वही रिन की जिम्मेदारी उठा रहे थे। ये सब सुनकर डैक्ची कहता है, मुझे बस इतना बताओ कि अगर मैं रिन को हमेशा के लिए अपने पास रख लूं, तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? योसी घबराते हुए कहती है नहीं, जिसके बाद डैक्ची वहां से निकल जाता है। उसे योसी पे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि योसी के अंदर माँ वाली कोई फीलिंग ही नहीं थी। उसके लिए रिन कोई मायने नहीं रखती थी। तभी योसी रेस्टोरेंट से भागकर बाहर आती है और कहती है कि मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप रिन को अपनी फैमिली का सरनेम दे दीजिएगा, ताकि आगे चलकर उसे सरनेम की वजह से कोई दिक्कत ना हो।
यानी योशी चाहती थी कि रिन उसका सरनेम भी यूज ना करे। खैर वो एक लड़की थी, इसलिए डैकची अपना गुस्सा बर्दाश्त करके अपने घर आ जाता है। उसे लग रहा था कि उसकी सिस्टर काजुमी, जो कि बच्चों से नफरत करती थी, पता नहीं वो कैसे रिन के साथ पेश आ रही होगी। पर घर पहुंचकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी मॉम, डैड और सिस्टर तीनों मिलकर रिन के साथ मजे से खेल रहे थे। साथ ही कजूमी अपने बचपन के कपड़े भी रिन को दे रही थी। इसके बाद डैकची अपने डैड के साथ जाकर बैठ जाता है। उसके डैड बताते हैं कि तुम बहुत ही हिम्मत वाला काम कर रहे हो। जब तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट हुई थी तो मुझे पता है कि उसकी क्या हालत हुई थी। मैं उस वक्त काम के सिलसिले में बाहर रहता था। वहीं तुम्हारी मॉम एक वर्किंग वुमेन थी। उसने प्रेगनेंसी के दौरान भी काम किया, बेबी को डिलीवर किया और फिर कुछ दिन हील होने के बाद वो वापस काम करने लगी। अपनी मॉम के बारे में ये सारी चीजें जानकर डैकची को मन में उनके लिए इज्जत बढ़ जाती है। फिर डैकची अपने डैड से कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि रिन को लीगल एडॉप्ट करके अपनी बेटी बना लूँ। स्कूल वगैरह में अगर उसके नाम के पीछे मेरा नाम रहेगा तो चीजें सही जाएगी। इस चीज का फैसला डैकची के डैड उसे खुद करने को कहते हैं। फिर अगली सुबह जब रिन को जाना था तो वो कान में डैकची से कहती है कि इनसे पूछो ना, क्या मैं यहाँ दोबारा आ सकती हूँ। जब डैकची अपनी फैमिली को ये बात बताता है तो सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जब भी मन करे तुम हमारे साथ रहने के लिए आ सकती हो, जिससे रिन खुश हो जाती है। फिर जब वो स्कूल जाती है तो टीचर सभी को अपने मॉम और डैड दोनों की ड्राइंग बनाने को कहते हैं। कुछ देर बाद डैकची और कोकी दोनों के स्कूल से कॉल आता है कि उनके बच्चे स्कूल से भाग गए हैं, जिससे परेशान होकर डैकची और कोकी भागते हुए उन्हें ढूंढने जाते हैं। जैसे ही डैकची के साथ काम करने वाला वर्कर को रिन की मिसिंग होने की बात पता चलती है तो वो भी उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ये लोग गली मोहल्ले, मॉल रोड, खेत खलियान सब जगह उसे ढूंढते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद सीन रिन और उसके फ्रेंड पे शिफ्ट होती है, जो कि एक सुनसान से ब्रिज के नीचे थे। तभी वहां एक लंबे बाल वाला आदमी साइकिल से आता है और उन्हें देखकर रुक जाता है। वो उन दोनों को अपने साथ बहला फुसलाकर जंगल की तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ डैकची की नजर कोकी पे पड़ती है। जब वो उससे बात करता है तो पता चलता है कि उसका बेटा भी मिसिंग है। कोकी को तो और ज्यादा टेंशन हो रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं उसके बेटे के साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा। अगर कुछ हो गया तो वो कैसे रहेगी। उसे देखकर ही तो मैं जीती हूँ। इधर कोकी का बेटा रिन को लेकर ग्रेवयार्ड में चला आया था और वो लंबे बालों वाला आदमी बुरा नहीं था। वो तो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद कर रहा था। यह कोकी का बेटा कहता है कि मेरी मॉम कहती है कि डैड बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते हैं, पर मुझे अच्छी तरह से पता है कि उनकी मौत हो चुकी है, क्योंकि मेरी मॉम यहीं पे आकर अक्सर रोती है। तब रिन बताती है कि मेरे डैड की भी मौत हो चुकी है, पर वो ग्रेवयार्ड में नहीं बल्कि मेरे दिल में रहते हैं। कोकी का बेटा अपने डैड को याद करके रोने लगता है और उन्हें फ्लावर ऑफर करता है। ये देखकर रिन भी रोना शुरू कर देती है। फिर कुछ देर बाद दोनों वापस घर चले आते हैं। कोकी की मॉम मुझसे पूछती है कि तुम कहाँ चले गए थे, तो वो बताता है कि मैं डैड से मिलने ग्रेवयार्ड गया था। ये सुनकर कोकी रोते हुए उसे हग कर लेती है। वहीं डैकची रिन को डांटता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया था। ऐसे बिना बताए कहीं जाना होता है क्या। रिन सॉरी कहती है, जिसके बाद डैकची उसे हग करके रोने लगता है। दोनों बच्चे काफी थक गए थे, इसलिए वो साथ में ही सो जाते हैं। इसके बाद कोकी डैकची से माफी मांगती है कि मेरा बेटा ही आपकी बेटी को लेकर चला गया था, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद वो डैकची को बताने लगती है कि कैसे मेरे हस्बैंड की मौत के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मैं अपने बेटे का सही से ख्याल भी नहीं रख पाती थी। वो अपने उस बुरे वक्त को याद करके रोने लगती है। इसके बाद डैकची अपने बारे में बताता है
कि पहले मैं सोचा करता था कि जब मैं पेरेंट बनूंगा तो काफी टफ रहूंगा, मगर आज जब मुझे पता चला कि रिन मिसिंग है तो डर के मारे पैर कांपने लगे। पहले मैं काफी कॉन्फिडेंट बंदा था, मुझे लगता था मैं सारा कुछ खुद ही कर सकता हूँ। मगर आज मैंने अपने वर्कमेट्स और फैमिली से हेल्प मांगी कि प्लीज मेरी रिन को ढूंढ दो। अपनी अपनी स्टोरी बताते हुए डेक्ची और रिन काफी क्लोज आ जाते हैं। वो किस करने ही वाले होते हैं कि तभी कोकी का बेटा जागकर इन्हें टोक देता है, जिससे ये शर्मिंदा होकर हंसने लगते हैं। इसके बाद सीन प्ले वाले दिन शिफ्ट होती है। डेक्ची और कोकी साथ में बैठकर अपने अपने बच्चों का नाटक देखते हैं। कोकी तो इसे कैमरे से रिकॉर्ड भी कर रही थी और इनके चेहरे पे एक स्माइल थी। रिन फेरी बनी हुई थी जो बहुत ही प्यारी लग रही थी। डेक्ची को जैसे रिन में सुकून मिल गया था। वो उसे धीरे धीरे बड़ा होते हुए और नई नई चीजें सीखते हुए देखकर बहुत खुश होता है। जब भी रिन आराम से सो रही होती है तभी डेक्ची को बहुत अच्छा लगता है कि वो सेफ है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और आप लोगों को इस मूवी से क्या सीख मिलती है वो भी मुझे बताना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे ही मूवी के स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो स्क्रीन पर दिए जा रहे एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हो। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।